उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फाइनल लेक्चर करने वाले हैं नीट 2022 के क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन है आपके सामने। कुछ 10 सवाल होंगे, बाकी फटाफट करते हैं। और साथ में आपके साथ कलम और कॉपी, और फिर कुछ नोट्स, और फिर कुछ फ़ोटो देखेंगे, फिर सवाल को एंड करेंगे। सवाल पढ़ते हैं साथ में। A ball is projected with a velocity 10 meters per second at an angle of 60 degrees with the vertical direction। ये हॉरिजॉन्टल होगी, और वर्टिकल ये सीधी से वर्टिकल से 60 डिग्री पे। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी विल बी, यानी कि इसकी स्पीड जो कि फेंकी गई सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उसके ट्रैजेक्टरी की, यानी कि सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पे ये सवाल है। अभी आपका ऑप्शन है 5√3 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड और 0 मीटर्स पर सेकेंड। इस आपके ऑप्शन है। आप अपने आंसर itempool.com/saem+live पे दे सकते हैं, और आपके आंसर्स ये बगल में, ऊपर में, साइड में आप जितने भी ऑप्शंस होंगे आपके आंसर शो होंगे। ओके, एंड देन जस्ट कमिंग टू इस तरह से आपके साथ थोड़े से आपको वक्त दिया जाता है, फिर हम साथ में करते हैं। फ़िलहाल आपके सामने कुछ नोट्स है, जिसे आप देख के करना चाहें तो करें, ठीक है। 60 डिग्री विद द वर्टिकल। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री होगी? क्योंकि हमारे सारे फार्मूलाज तो हॉरिजॉन्टल से थे। आई थिंक यू माइट बी लुकिंग एट द फार्मूलाज। अगर आप फार्मूलाज की तरफ देखें, थोड़ी सी तवज्जो करें, लुक एट दिस फार्मूलाज, लुक एट देम एंड जस्ट look at them. Okay, let me make them smaller. These are the formulas you can use for your projectile motion. Okay, just come to the question. I think I should reveal the answer first, and the answer is yes, 5√3 meters per second. How this is 5 meters? Let's see. It's so simple is that we will be doing it simply. This question, that is 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी वर्टिकल से कितनी है, ये सवाल उठता है। अगर मैंने कहा दिस इज समथिंग हॉरिजॉन्टल, आई एम सॉरी 60 डिग्री विद द वर्टिकल, सो इफ आई एम थिंक 60 डिग्रीज विद द वर्टिकल, लेकिन अगर यानी कि इससे 60 डिग्री इतना है, दिस इज सम 60 डिग्रीज देयर, देन इफ़ आई से कितना बचेगा नीचे से ऊपर की तरफ में, 30 बचेगा बटा, यानी कि दिस इज समथिंग आई हैव थ्रोन सम विथ सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज 30 डिग्री विथ दिस हॉरिजॉन्टल, इफ दिस इज 60 डिग्री विद द वर्टिकल। दैट्स सिंपल, सो सिंपल। यानी कि 30 डिग्री हमारी थीटा है, क्योंकि हम अपने अजम्पशंस को, यानी हम मैथमेटिक्स को हॉरिजॉन्टल से लेकर चलते हैं। तो सिंपली दिस इज यू कॉस थीटा, यू कॉस 30 डिग्री, and we know that u is the initial velocity is 10, so 10 cos 30 is √3/2, and you got that 5 cos is √3/2, then this is 5√3, and this is meters per second. Okay, this is okay. And now next, you'll say that you are just saying about this if this is some velocity and this is some theta, then this is v cos theta and this is v sin theta. Actually, when you are at highest point of the trajectory, at this point you don't have your vy is 0 actually. This is nothing, neither up and neither down, so you have only this, and this is constant, is vx, which is same to this, where it's also there. So it's a simple answer. Now come to the next question. अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो you can see that there if something initial velocity, for the initial velocity, you look at the gram, this is the initial v0, and just this is the maximum height is v, and these are the three formulas. You can get everything from these three formulas. These are enough to get into the segment. Okay,
Now if I have something to show you, nothing I think this time. Coming to the next question, so it's on the screen. आपके स्क्रीन पे ये दूसरा सवाल है सामने. So I think it's a 43 number question that we are doing line by line जो हम कर रहे हैं चीज़ों को. I think in my 6th lecture I think this is. So सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा सा सवाल पढ़ते हैं पहले जो आपके सामने. टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, दो मीडिया है, यानी कि दो मीडिया में जिसमें कि वो कुछ ट्रैवल कर रही है. आई थिंक लाइट ट्रैवल कर रही है. दिस इज लाइट एंड दिस इज एनी लाइट. सो इट्स मीडिया ए एंड मीडिया बी. लाइक एयर एंड वाटर इज समथिंग लाइक दैट. सो सवाल ये है कि टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री. एक प्लेन बाउंड्री यानी कि एक सम बाउंड्री, सिंपली सम बाउंड्री, एंड देयर इज ए मीडियम एंड देयर इज मीडियम बी. लाइक एक वाटर की सरफेस होती है, एक प्लेन बाउंड्री होती है और नीचे समुद्र के नीचे पानी, एक सरफेस के नीचे और सरफेस के ऊपर हवा है. इज समथिंग लाइक दैट. द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड एंड 2.0 × 8 मीटर्स पर सेकेंड. दिस सिंपली एक में इतना स्पीड है और दूसरे में इतनी स्पीड है लाइट के, यानी कि पहले वाले में थोड़ी सी कम है और दूसरे वाले में थोड़ी सी उससे ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा है. यानी स्पीड ऑफ लाइट से तो वैसे भी कम है क्योंकि वैक्यूम में उतनी लाइट होगी. सो स्पीड इज डिक्रीज्ड, यानी कि मीडियम टू थोड़ा सा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है. ये समझ में आ रहा है इन चीज़ों से. लेकिन सवाल क्या है? द क्रिटिकल एंगल फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर दिस टू मीडिया इज. क्रिटिकल एंगल क्या होगी इन दो मीडिया को, यानी कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल कि जिस पर अगर उस मिनिमम उस एंगल पर हम इंसिडेंट करते सो इट रिफ्लेक्ट्स बैक. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर देती. ऑप्शंस आर साइन इनवर्स 0.750, tan इनवर्स 0.500, tan इनवर्स 0.750 एंड tan इनवर्स 0.500. दैट सिंपल क्वेश्चन इज दैट. आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है कि आप इसके जवाब को लिखें. हमारे पास वैसे कलम कॉपी के साथ हम तैयार हैं, बट इफ़ आई विल शो यू समथिंग कि आप इस सवाल को पहले करें, मैं आपके लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ इससे रिलेटेड. क्लास 12 की ऑप्टिक्स के रिलेटेड सवाल है एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, नाइस. सो for the total internal reflection to occur, angle should be at least this critical angle. So for these two refractive indices, I think right now I just have these little things for you, but not as much I can give you. These simple things I have, but not उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास इस वक्त में नहीं होगी आपके लिए. but this is what I have for you. That's critical angle for total interreflection. This is the angle 1/n sin theta critical, and this is the n. This is what you need to know. Where you see there n, and this is c by v. This is index of refraction, and means light of speed in vacuum by the speed of light in some media, and this is the refractive index, and so you just got the refractive index value. So this is sine of the critical angle is 1/n. That happens to be. This is some of the simplest things I can show you. Now coming to the question, उम्मीद है आपने सवाल किया होगा. आई थिंक सवाल हट गया था जब मैं ये लाता हूँ, तो सवाल को आई थिंक आई शुड मेक द क्वेश्चन देयर. बस ओके, सवाल आप करते हैं, मैं सवाल का जवाब को रिवील करता हूँ पहले, एंड सी विच इज़ द आंसर फॉर दैट मैटर. एंड द आंसर इज ए, नंबर ए इज द आंसर. व्हाट? साइन इनवर्स 0.750. हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ. Let's see. Did I make you see that this sine of the theta, this critical theta, is 1/n? Is that
व्हाट मीन्स 1/n? ये तो सिंपल सा एक कॉम्प्लिकेटेड आपके पास जवाब है, बट लेट मी मेक यू सी। अच्छा, हमारे पास सवाल को मैं फिर से बताता हूँ। टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, द स्पीड लाइट इन द दो मीडिया 1.5 × 8 मीटर पर सेकंड एंड 2.0 × 8 मीटर पर सेकंड। ये दो स्पीड ऑफ लाइट्स की रेशियोज है उन दोनों में, एक में 1.5, एक में 2 में। अगर हम, अच्छा ये बताओ, अगर हम उनसे उससे जा रहा है, यानी एक से दूसरे में जा रहा है। अच्छा, ये जो 1/n लिखा रहता है, n का मतलब क्या था? c/v था, समथिंग c/v, यानी कि इट इज समथिंग लाइक यू से दैट इफ आई पुट देयर इट्स लाइक दैट v/c, समथिंग लाइक दैट। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन ये है कि अगर मैं इस सवाल के लिए कहूँ कि मैं साइन थीटा क्रिटिकल निकालना है, और मैं कहूँ कि जो 1.5 जो मीडिया थी, पहली मीडिया × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ओके, और दूसरी में जो मीडिया थी उसमें 2.0 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो क्या इट्स समथिंग लाइक दैट कि आप इस मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रहे थे, इन मीडियाज़ के में स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो निकाली जा रही, इज़ लाइक समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट कि इन दो मीडियाज़ में हम स्पीड ऑफ लाइट को रेशियोज़ को निकाल रहे हैं। सो एंड दिस विल बी समथिंग लाइक, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, एंड दिस समथिंग लाइक 1.5/2 एंड 1.5 में 15/20 एंड 15 और 5 का 20 एंड 3/4, something like 3/4. Are you getting that intuition? How we have done this? And then you have theta is sine inverse 3/4 and 3/4 is 0.75. Sine inverse 75%, 75% is 0.75, and this is our answer. Okay, I think coming to the next question. Yes, it's from the truth table. Okay, I think something is not visible. Just beforehand question is not visible. Let me make you see how the question is there. ये सवाल किस तरह से, सवाल ये है कि this is your gate, logic gate, and this is our logic gate, and AND gate, and NAND gate, and this is that not to the AND, and this is, and this is, and this is not to the OR, and this is something, this is my A and B, and this is the result. Okay, so setting the truth table for that will be, तो पहला तो ऑप्शन है, इनकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? ये ऑप्शंस हैं, यानी कि पहला जो शो नहीं हो रहा, हल्का शो हो रहा है, उसमें ये है कि 0 के लिए 1 है, 0 1 के लिए 0 है, और 1 0 के लिए 0 है, और 1 1 के लिए 1 है। यानी सिंपल, अगर या तो 0 है या दोनों 0 है या दोनों ऑन है तो ऑन है, बाकी अगर एक है तो ऑफ है, ये सिंपल। दूसरे में, दूसरे ट्रुथ टेबल का दूसरा ऑप्शन का मतलब ये होगा हमारे पास कि इट इज़ समथिंग लाइक अगर 0 0 1 है, 0 1 0 है, एंड 1 0 1 एंड 1 1 0, यानी कि अगर दोनों 1 है तो ऑफ, दोनों 0 है तो ऑन है, बाकी एक अगर पहला ऑन है दूसरा ऑफ है तो 1 है। ये ट्रुथ टेबल है, 3 4 ट्रुथ टेबल दिए हुए हैं। सिंपल हम ट्रुथ टेबल की तरफ नहीं जाते हैं, हम सिंपल हम पहले बताते हैं कि ये कौन सी गेट है। अच्छा, ये आपको अगर आप गेट्स में जाएं, ये लास्ट वाली, ये तो एंड गेट है, ये कौन सी गेट है? एंड गेट है। और ये क्या, कौन सी गेट है? नैंड गेट है। ये दोनों कौन सी गेट है? नैंड गेट है। यानी एंड और नॉट, ये नॉट लगी हुई है, क्या लगी है? नॉट लगी। और ये जो है इन्वर्टिंग बफर है, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, इन्वर्टिंग भी कहते हैं। इन्वर्ट कर देगी, सिंपल क्या कर देगी? इन्वर्ट कर देंगे, जितना जाएगा उसका उल्टा दे देगी, जितना जाएगा उसका उल्टा दे देगी। अच्छा, यानी कि इस सिंपल एंड को अगर हम लिखते हैं, दूसरा कलम में उठाऊँ, एंड को हम लोग लिखते हैं ए बी से, अगर ए बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इफ ए बी आर द इनपुट्स देन यू गेट द ए इंटू बी,
यहाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कोई ए इनपुट गया तो ए बार दे देंगे उसके आउटपुट को रिजल्ट। और ये नैंड गेट में वैसे जो भी ए और बी तो इनपुट हो गया 8 और पी, लेकिन इसमें बार आ जाएगी नॉट की वजह से, यानी कि जो आएगा वो इन्वर्ट कर देंगे, जैसे अपोजिट कर देंगे। डैट इज अ सिंपल थिंग। अच्छा, इसके अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, यानी कि इसमें इस केस में जिसको इन्वर्टर कहते हैं बफर, अगर इनपुट कितना, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा, जैसे आउटपुट एंड इनपुट। अच्छा, अगर मैं नैंड पहले एंड की बात कर लेते हैं, पहले हम एंड की बात कर लेते हैं। तो अगर हम यानी कि इसमें यह है कि एंड में सिंपल समझना है कि दोनों अगर 1 होगा तो हमारा रिजल्ट 1 होगा, नहीं तो इसके अलावा कोई भी केस लो, यानी कि 1 0 0, ठीक, 0 1 0 0 0 0, फॉर एनी केस 0, इट्स ओनली दिस केस। यानी कि इस वाले केस में इनमें सारे में 1 होगा, यानी कि सिर्फ 1 1 में क्या होगा, 1 और 1 में क्या होगा, 0 होगा। बाकी इसके अलावा 1 0 में भी 1, 0 1 में भी 1 और 0 0 में भी 1, यही समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, तो हम अपनी लॉजिक कोड के देखेंगे तो हमारा कुछ आंसर ऐसा आएगा, जैसे लग रहा है कि अगर हम इसमें 0 0 दें, यानी कि दोनों पे इनपुट दें, यानी कि 0 दिया, यानी कि 0 और 0 देते हैं दोनों में। अच्छा, इसमें 0 दिया तो इसमें क्या पड़ा, इसमें 0 मिला, इसमें 0 मिला, ठीक, तो यहाँ 1 आया यानी 0 0, तो 0 0 क्या पड़े हैं। अच्छा, 0 0 0 होना चाहिए, लेकिन ये है ऊपर देगा तो 1 होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ अगर 0 0 तो 1। अच्छा, यहाँ 0 तो ये 0 इसको 1 कर दिया, फिर 1 0, तो 1 0 क्या था, ये 1 0 वैसे तो एंड के लिए तो 0 होना चाहिए था, लेकिन नैंड है तो 1 ही होगा। और 1 1 क्या होगा, एंड के लिए क्या आता है, 1 1 1 आता है, क्योंकि ये हमें पता था कि एंड के लिए 1 1 क्या आएगा, रिजल्ट 1, यानी कि 1 रिजल्ट देना चाहिए इसको। इसमें तीनों चारों ऑप्शंस में, सब के ऑप्शंस में आई थिंक पहला और दूसरा ऑप्शन ये जिसमें 1 आया हुआ है, आपको पहला हल्का सा 1 दिख रहा होगा, यानी या तो पहला होगा या दूसरा ऑप्शन होगा। दूसरा देखते हैं, यानी कि हम 0 और 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 0 रखा, यानी कि अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ब्लैक कलर में यूज़ करता हूँ, चलो ब्लू ही यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा दूसरा बगल में, यानी कि 0 रखा और 1 रखा। अच्छा, इसको काट देता हूँ, पहले मिटा दूँ ताकि एक पुरानी वाली खत्म हो जाए, ठीक है। 0 रखा और ये 1 रखा, तो 0 और 1 कितना होना चाहिए था, 0, लेकिन इन्वर्ट है तो 1 आएगा आंसर, ठीक है, 1 आया। इसमें कितना हुआ, 0 रखा तो ऑटोमेटिक 1 हो गया, और ये 1 और 1 गया तो 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन इन्वर्ट है तो 0 आएगा। अब ये 0 और 1 हो गया तो यहाँ 0 आना चाहिए, यानी कि इसमें 0 आने के, और ये 0 दूसरे में भी 0, पहला दूसरा दोनों में 0 है, फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर 1 और 0 रख कर देखते हैं। अच्छा, फिर पुराने वाले को मिटा देते हैं, पहले पुराने वाले को थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसमें 1 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं। अच्छा, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 0 मिलेगा, तो 1 0 तो 0 होना चाहिए, लेकिन इन्वर्ट है, यानी कि एंड का इन्वर्ट नैंड है, तो यानी यहाँ रिजल्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर ये 1 इसमें जाएगा 0 और 0 0 मिलेगा, 0 0 तो हमें 0 0 तो हमें 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 मिलेगा, और 1 1 क्या होना चाहिए, हमें 1 होना चाहिए, 1 1 क्या होता है, हम कि एंड गेट है तो 1 हो गया, एक ही केस ही है जिसमें 1 1 एंड होता है, दिस इज़ द केस दैट, तो इसलिए 1 होना चाहिए, और इसका जवाब में ये सेकंड होगा ऑप्शन। तो अब फाइनल भी वेरीफाई कर ले हम, फाइनल यानी कि 1 और 1 रखा होगा तो क्या होना चाहिए, हाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं 0 होना चाहिए अगर सेकंड है तो अगर 1 रखते हैं और 1 रखते हैं तो क्या होना चाहिए, तो पुराने वाले को पहले मिटा दें हम, 1 1 तो ये 1 गया और ये 1 गया, तो 1 1 1 1 0 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 0 होगा इस केस में, और ये 1 0 हो गया, तो 0 और 1 कितना होना चाहिए, तो 0 चाहिए, लेकिन नैंड है तो 1 होना चाहिए, और 1 0 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड दिस इज 0, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। This is the simple tricks. So I think I should reveal the answer now, and we should see the answers. This is option number 2 clearly, right? This is option number. I think I was not able to make you see the question throughoutly, but what I can do else that I could make you see the questions. But that's okay. That's okay if I was not able to make you see. That's okay.
Coming to the next question. Begin accepting the answers. I think let me see your live. I think stream health. So let me see your stream health. I think oh, actually these are the views. I think okay, it's a half hour. I think 20 minutes. So LRC circuits, it's about the LRC circuits. 45 number question of me, and we are at the end of I think there are some 40 questions I think. So let's see the answer for this LRC circuit. सवाल पढ़ते हैं सवाल पढ़ते हैं, सिंपल सा सवाल है, सवाल में पढ़ते a series LRC circuit with a inductance 10 Henry and capacitance 10 microfarad, resistance 50 ohm is connected to an AC source of voltage V is 200 sine and 100 t, and this actually omega t. So it's like 100 t and volts, and if the resonant frequency of the LCR circuit is V0 and the frequency of the AC source is then V, then यानी कि अगर ये सब बातें हैं सारी, यानी कि आपके पास है इंडक्टेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, तीनों की वैल्यू दी हुई है, और आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है इसी सोर्स का जो 200 साइन 100 टी है वोल्ट्स, यानी कि इसी सोर्स है, इसको ऐसे लिखा गया है, एंड यानी कि साइन वेव्स के फॉर्म में, एंड दैट्स चेंजिंग विद द टाइम, एंड इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है LCR सर्किट की इज म्यू नॉट, frequency of the LCR circuit is mu naught and the frequency of the AC source is V. Actually it's written as V naught नज़र आ रही है, actually mu होना चाहिए था यहाँ पर, and I think it's a mu something. लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, mu की फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, सॉरी न्यू से लिखते हैं, it's something like V, but it's okay, it should be like new by something. समझदारी की बात है, लेकिन so okay. तो ऐसा नहीं कि क्योंकि और V बड़ा जो लिखा है ज़्यादातर मैं वोल्टेज लिखता हूँ, लेकिन यहाँ ये वोल्टेज ही मतलब है, ये सही, ये अच्छी बात है कि हमने ऐसा लिया है. सो इट्स नॉट वेलोसिटी लाइक समथिंग लाइक स्पीड से समझे हम इसको V से, यहाँ ये मतलब है. फिजिक्स में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, ये सिंपल सा आपका सवाल है. तो फ्रीक्वेंसी वैसे तो V है और फ्रीक्वेंसी LCR क्या है, म्यू नॉट है, तो कौन सा रिलेशन होल्ड करेगी? पहला ऑप्शन, क्या म्यू नॉट यानी कि जो LRC सर्किट फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू होगी AC की सोर्स की फ्रीक्वेंसी की, जो कि 50/π हर्ट्ज होनी चाहिए. क्या ये जो म्यू नॉट है यानी फ्रीक्वेंसी LCR सर्किट वो 50/π हर्ट्ज है, और जो फ्रीक्वेंसी है AC सोर्स की वो 50 हर्ट्ज है. और फिर आगे कि क्या ये फ्रीक्वेंसी जो AC की है वो 100 हर्ट्ज है, और क्या ये 100/π हर्ट्ज है जो फ्रीक्वेंसी LCR की, और क्या ये दोनों बराबर है 50 हर्ट्ज है? दिस इज़ माय क्वेश्चन. सवाल बनाने से पहले सवाल बनाते हैं, थोड़ा सा पलटते हैं सवाल को जल्दी से. सवाल को पहले सवाल को आप कुछ देर बनाएं, तब तक सवाल को मैं आपको आपके लिए कुछ AC से रिलेटेड चीज़ों लेते आता हूँ. थोड़ी सी कोशिश करें. ओके, अच्छा यहाँ कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस की बात है, आर यू गेटिंग? रेजोनेंस की कंडीशन है. तो अच्छा ओमेगा टी हमें पता है 2πf ओमेगा होती है और टी होती है, और फ्रीक्वेंसी ठीक है 50/π हो जाएगी इस तरह से, यानी ये एफ निकल जाएगी. अच्छा, और ये क्योंकि ओमेगा टी अंदर वाले बक्से में रहती है, वो 100 टी दिए हुए, तो ओमेगा 2πf एफ निकल जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है. और अच्छा रिएक्टेंस जो वैरी करती है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है बेटा, और जो एक्सेल होती है यानी कि जो इंडक्टेंस वाली जो ये प्रॉपर्टी होती है ज़्यादा होती है हाई फ्रिक्वेंसी पे, और जो कैपेसिटेंस वाली जो होती है एक्सी होती है वो लो फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा होती है. एक तो ये बात. अच्छा, कुछ एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है, अगर इसको मैं अगर F0 कहूँ, सो दीज रिएक्टेंसेस कैंसिल कर देगी एक दूसरे को, और इस वक्त में जो इम्पेडेंस होगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, Z=R कह सकते हैं, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस होती है. एंड
और मैक्सिमम वैल्यू फॉर करंट होता है आई रूट मीन स्क्वायर करंट आई आर एम एस रिजल्ट। ये तो सिंपल मतलब थ्योरीज की बातें सब हुई अगर आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो। अच्छा क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सल एक्सी के बराबर है? सिंपल सी बात है। अच्छा ये बता। और तो क्या ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने पहले सवाल को सॉल्व भी कर रिजल्ट को ही दिखा दूँ आपके सामने और फिर कुछ एसी की कुछ फार्मूलाज आपके सामने ला दूँ पहले। सो लेट्स मी जस्ट रिवील द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and this is, I think answer is revealed. So yes, internet is slow, so it's okay, the answer is revealed and you see the answer there. This is the first number, this is the answer, that V naught or the frequency of the LRC or LCR circuit is equals to the frequency of the AC source, and this will be 50 by pi. The simple answer. So why so complications are there? थोड़ा सा हम इसको लिखते चलते हैं and let me write is there something. अच्छा if I write there कि at resonance condition या resonant frequency, as resonant frequency, some frequency like letter f naught, some resonant frequency, okay, this xl should be equal to xc at that point, and then f naught, this frequency should be 1 by 2 pi root lc, a simple thing, and putting the formulas you get the answer. अच्छा उससे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि ओमेगा टी की जो वैल्यू थी, सो ओमेगा 2 पाई एफ एंड देन दिस इज सी एंड दिस वाज 100 टी, ओके। सो इन दोनों को कंपेयरिंग अगर हम देखें तो देन यू जस्ट एफ इक्वल टू 150, 2 से 2 से तो ये 2 से 50 हो गया एंड टी से टी कट जाएगा एंड 50 बाई पाई आ जाएगा आंसर, एंड दिस विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस, बट पुटिंग दिस वैल्यूज 1 बाई 2 पाई, 2 पाई 3.4 बाद में रख लेंगे। एल इज your L given 10 Henry and your 10 microfarad capacitance 10 to 10 minus 6, and this is something you all need to know, have this 2 pi and 6 and एक 7 2 तो 4 -4 और -4 का बाहर निकला तो -2 और this is 2 pi, so it's something like 100 by 2 and 50 by pi, you get that. So that frequency will match, you see the frequency f naught is f and this is 50 by pi. This is the answer that is required for this question. थोड़े से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, let's see, so some see these things that is benefit for you, you see that things for the AC, and this is the current and capacitor. It's not यहाँ की ज़रूरत नहीं है, but थोड़ी सी reactance of inductor circuit is omega L, and this is the natural frequency of LC circuit, resonant frequency, and 1 by root LC, simple. So if I were to talk about f is omega 1 by root LC, so f is 2 pi f, omega is 2 pi f, so is f is 1 by 2 pi, simple, root LC. ये कंडीशन थी जो हमें पढ़नी थी, and then after if I will show something, these are the things that you get there, okay, that is that these are the things that you get there. So here was your that's needed for you, okay. Coming to next question, I think 50 minutes are there. सवाल पढ़ते हैं। So just simple question there, simple question. A Wheatstone bridge is used to determine the value of the unknown resistance x by adjusting the variable resistance y as shown in the figure. ये Wheatstone bridge है जो हमें पता है, यही काम है इसका. For the most precise measurement of x, the resistance of V and Q should be, what should be? सबसे precise है ना, precise यानी बारीक मेजरमेंट के लिए
एक्स के मेजरमेंट के लिए, जो कि हम निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस से, और इन्हीं के रेशियोज निकालेंगे। गैल्वेनोमीटर के इधर वाले का रेशियो बटा गैल्वेनोमीटर के इधर वाले का रेशियो, पी बाई क्यू इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसे करते हैं। सिंपल सा आंसर यहीं से आएगा, शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आर एंड आर स्मॉल। तो क्या ये पी और क्यू की जो वैल्यूज़ हैं, ये यानी कि जो एक्स की जो सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट आएगी वो क्या, उनके या तो पी और क्यू के जो रेशियोज लेंगे, जाहिर सी बात है उनके रेशियोज के बराबर आएगी या उससे कम आएगी। जाहिर सी बात है ज़्यादा तो होगी नहीं, ऐसा लग रहा है कि यही है। शुड बी लार्ज एंड इक्वल, ज़्यादा कैसे हो जाएगा, अगर कुछ प्रेसाइज कुछ बारीकी ये है पी है, कुछ बारीक क्यू है, तो उन्हीं के बारीकी के हिसाब से आएगी ना, कि वो उन्हीं से निकल रही है, तो उससे ज़्यादा नहीं चप सकती है। नॉट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल, नहीं ऐसा नहीं है। शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2x, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो पहला आंसर सही है, एंड जस्ट आई शुड रिवील द आंसर क्विकली, क्योंकि ये तो उसकी जितनी बारीकी दोनों में होगी, जो उनके इनपुट डेटाज में, तो आउटपुट डेटा उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे करीब करीब ही होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से है, लेकिन ये लिंक्ड है नेक्स्ट से, आगे से। अच्छा, उसी तरह एक ये क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, इफ़ आई सी दैट फ्रॉम द नीट एग्ज़ाम, एंड दिस इज जस्ट सिंपल, ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड है। क्या है, फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर of circular cross section carrying a steady current the variation of the magnetic field in the inside and the outside region of the wire is, यानी सिंपल सा एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ किया गया। एक लंबी सी तार है, उसकी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसमें तार वायर जा रही, करंट जा रही, स्टीडी है, टर्बुलेंट नहीं है, यानी आराम से प्यार से। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी अंदर में और बाहर में, वो क्या हो गया, ऑप्शन पढ़ते हैं। ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री एंड द वायर एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग फॉर द आउटसाइड रीजन, कि अंदर से बाहर की तरफ इंक्रीज करेगी और बाहर डिक्रीज करेगी। क्या ऐसा है कुछ, क्या लग तो नहीं रहा है। A linearly increasing function of distance r up to the boundary of the wire and then decreasing with a 1 by r, 1 by r dependency of for the outside region। क्या ऐसा है क्या सर? तो आप कहेंगे सर 1 by r स्क्वायर देखा था, नहीं 1 by r स्क्वायर वो dx के लिए था, छोटे से के लिए, db सॉरी, जब इंटीग्रेट किया था 1 by r स्क्वायर को, तो इंटीग्रेशन 1 by r के रिजल्ट में देता है, एंड दिस इज समथिंग लुक लाइक दैट 1 by r डिपेंडेंसी फॉर द आउटसाइड रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये भी एक जवाब है। चलो, ये तो अलग बात थी। linearly decreasing function of distance up to the boundary and the wire then linearly increasing one from the outside, नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा कि दूर जाने पे इंक्रीज करे। uniform remains constant for both regions, ऐसा भी नहीं होगा। and I think the answer number 2 is our main answer, and just reveal the answer, and that this is the answer for your, and now come to the second last 48, and this is second just ओके, रीड करते हैं सवाल को। बेहतरीन सवाल है। अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टर्न्स, एक बड़ा सर्कुलर कॉइल है, 2 टर्न है उसके मात्र, एंड एवरेज रेडियस इज 10 मीटर, 10 मीटर एवरेज रेडियस है, 10 मीटर रेडियस दोनों के, ये मतलब है। इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, उसके हॉरिजॉन्टल डायमीटर, यानी कि अगर डायमीटर ले हॉरिजन पर क्या उसका डायमीटर ले, एंड उसके अबाउट उसको रोटेट करा है, देन दिस इज द हॉरिजॉन्टल and this is a diameter and about this rotating like that 2 radians per second की speed से, that's angular speed, and if the vertical component of the earth's magnetic field at the place is, उस वक्त में जो vertical magnetic field है अर्थ की उस जगह पर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला है, यानी कि तो सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, और जो इलेक्ट्रिकल कॉइल की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उस कॉइल की कुछ तो होगी भाई 12.56 ओहम है, एंड देन द मैक्सिमम इंड्यूस करेंट इन द कॉइल, कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा। ये अजीब बात लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे स्विच हो गया कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ स्विच हो गया। सिंपल फार्मूला बेस्ड है। अगर मैं आपको आप इसके सवाल को करें, तब तक पहले मैं इस सवाल का कुछ सिंपल फार्मूला बेस्ड है जो मैं लिख दूँ, जो साथ साथ इस सवाल को करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि I नॉट sin omega t, simple, and this I naught, if I ask about this I naught, you can say the number of turns, this is the magnetic field there,
and this is the area of cross section, and this is the omega, angular speed, and this is the resistance. Simple derived thing, and you put the things in and you get that. Okay, and just I make it reveal the answer. I say yes, 1 ampere. It's 1 ampere. It looks like 1 ampere. Okay, and you put the things there. You put the things there, and there, and your 12.56 ohm, and n is 2, and 10 to the minus 5 Tesla, and area is the radius. This area, actually this that I just told you that this is the that, no, that area, spiral square, and then you just put all these stuffs there, and omega is 2, and then just pi r square, and just r square is 100, and then you get all the stuff there. Okay, and so it's a 3 and 3 for the 12, and something like this, and you got and then there you put that, and so and you put there, and then you got that 1 ampere. It's a same formula based questions. And coming to the next, I think I'm just feeling like sleepy. Okay, I'm just feeling like sleepy, and okay, this is a simple formula based also. You just read out that question and give the answer for this. 2 point charges minus q include. This is like a dipole, so dipole, for the dipole, the electric field 1 by r cube. Simple argument. This is a dipole. Just I reveal the answer, and this is a dipole, and it will fall off 1 by r cube. You know that, we know that, fall off very quickly. Come to next question, and I think I should just ask for the last of the questions. Yes, last of the question is there on the screen, and it's question number 150, and begin expecting. This is the question of 50, and really the last of the questions, and the simple nucleus of mass number 189 is split into 2 nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of the radius of the 2 diameter nuclei respectively is क्या हो गया? Ratio of radius. Simple. अच्छा, कहीं ना कहीं क्यूब की बात क्यूब्स में आती है. सिंपल सी बात है. रेशियो ऑफ द रेडियस कहीं ना कहीं रेशियोज आएंगे. अच्छा, वो पूरी की पूरी मास थी, पूरी मास स्प्लिट अप हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर उनके एरिया की बात देखें, उनकी रेडियसेस की बात करें, रेडियसेस की बात करें और उनकी कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से बातें मिलेंगी कि आप उनके एटॉमिक मास और उनमें रिलेशन एक देख सकेंगे. और ये रिलेशन अंडर रूट क्यूब का ही होगा, क्योंकि यू नो समथिंग व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द स्फीयर, देयर इज समथिंग लाइक क्यूब, एंड यू विल फाइंड दैट योर मास नंबर you write a and the 1/3. That's a relation. So if you compare r1 and r2, and then you can compare the both and under root cube, and this is 1/3, and then you can get 5/5 cube, 4 cube, and 5 5 25, 5 125, and 6 4 4 6 16 4 64,
and then root cube, and then you just copy it of that and you get 5/4. That's a simple answer, and I think I should, that's okay for today. And I should just finish the answer, and okay, thank you for this sessions.